तो मुनाफे की तैयारी के लिए वीरेंद्र और हेमंत पूरी तरीके से तैयार है और सीधे चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, मेरा लक्ष्य आज कम से कम SGX में तो आ ही गया है, 11,012 मुझे दिख रहा है। अब बोलिए आप। देखिए, फीलिंग अच्छी आ रही है और डेटा काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप देखें FIs का डेटा अच्छा है और अच्छी बात है कि 11,000 से पहले 900 के जोन में DII और FIIs दोनों बायर थे कैश मार्केट में। अच्छी फीलिंग दे रहा है। और रही बात जुबिलेंट फूड्स की, मुझे देख के अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसे कॉल्स में फिर शामिल किया है, क्योंकि जुबिलेंट्स आज यही कहेगा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर, लेकिन यूं ना मुझे नज़रअंदाज कर। राणा जी, मुझे माफ़ करना। ये तो ऐसे ही तुकबंदी जारी रहेगी। शुरू करते हैं मुनाफे की तैयारी से इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, और फिर आपको बताने वाले हैं कौन से स्टॉक दरअसल आज कमाल दिखाकर जाएंगे आज के बाजार में। चलिए बताते हैं आपको इस वक्त की सुर्खियां। यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स आज फिर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बताएंगे कहां पर आज आपको इंट्राडे ट्रेड्स में पैसा बनेगा। प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे, ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल भी। इतना ही नहीं, prakashgaba.com के प्रकाश गाबा भी आज बताएंगे अपनी ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ powermywealth.com के संदीप वागटे होंगे टेक्निकल्स पर बात करने के लिए, और सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता आज हमारे साथ डेरिवेटिव्स टेक्निकल, और ये पूरा का पूरा पैनल लगा देखिए तीनों पहलुओं पे, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स और साथ ही साथ फंडामेंटल पहलुओं पे बात करेगा, नतीजों का आकलन करेगा। लेकिन आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें SGX निफ्टी आज एक ऐसा स्तर दिखा रहा है जिसको वाकई अगर आप देखें खुले हुए बाजार में देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। लेकिन क्या ये स्तर आएगा? आंकड़े क्या कहते हैं, वॉल स्ट्रीट से संकेत कैसे हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये इतना आसान लेवल नहीं है, इसके लिए हमको एक अप्रोच समझनी पड़ेगी, अप्रोच रखनी पड़ेगी। वो क्या है समझते हैं। हेमंत, वॉल स्ट्रीट से संकेत कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया संकेत हैं। देखिए अब अमेरिका के बाजारों से, और इससे पहले सेशन में भी 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, कल के सेशन में भी 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। ट्रंप का भाषण जो होने वाला है उसके ऊपर तो नज़र रहेगी ही सबकी, लेकिन देखिए जब से पोवेल साहब ने अपनी कमेंट्री ढीली करी है और इस बार भी ब्याज दरें देखिए नहीं बढ़ी हैं वहाँ पर पॉलिसी में, तो फिर उसके बाद से मूड सुधर गया है, नतीजों के ऊपर फोकस वहाँ पर ज़्यादा हो गया है, और फोकस वहाँ पर यही हो रहा है कि जल्द से जल्द ये अमेरिका और चाइना के बीच में जो विवाद है, ट्रेड वॉर है, ये सुलझता हुआ नजर आए। तो आज की कमेंट्री देखेंगे, उसमें क्या चाइना को लेकर वो कुछ बोलते हैं, इसके ऊपर नज़र सबकी रहने वाली है। लेकिन संकेत तो इससे बढ़िया हो नहीं सकते। एशियाई बाजार देखिए ज़्यादातर अब बंद हैं, छुट्टी मना रहे हैं वो, और ये छुट्टी लंबी मनाते हैं। काश हमारे यहाँ भी न्यू ईयर पे इतनी लंबी छुट्टी होनी चाहिए। चाइना में न्यू ईयर देखिए ऐसे सेलिब्रेट होता है, उनका न्यू ईयर अब कहते हैं होता है ल्यूनर डे, लेकिन अब आप देखिए ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जिंदगी जीने का अंदाज है। अगर आप देखिए नए साल पे कुछ तो दीजिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अच्छा बताइए, ये आपके संकेत क्या कह रहे हैं? ये 11,000 जो दिख रहा है SGX निफ्टी में, कुछ लोग तो खुश होंगे और बहुत सारे लोग जिनके पास मिड कैप्स हैं वो निराश होंगे, क्योंकि आप देखिए FNO में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां 20-20, 30-30% की गिरावट देखने को मिल रही है, और 2-3 स्टॉक से हर बार हम देखते हैं नया ऑल टाइम हाई भी लगता है और इम्पोर्टेंट स्तर भी टूटते हैं। आज लग रहा है वैसा ही दिन है। आपका डेटा क्या कहता है? देखिए, कल जो हम अप्रोच लेके चल रहे थे उसके मुताबिक हमने 2 आंकड़ों के बारे में बात की थी। देखिए, जब हम आप और मैं बात कर रहे थे, निफ्टी के चार्ट लेके आइए, निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आइए। था हमारा इंटरडे टारगेट लगभग 10,960 से लेकर निफ्टी बैंक पर करीब 27,440 का। निफ्टी पे तो वो आ गया, निफ्टी बैंक पे वो अगर आप देखें करीब 70-80 पॉइंट से रह गया। लेकिन आज की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर मेरे लॉन्ग्स हैं तो क्या करूं, फ्रेश लॉन्ग कब करना है, इस पर बात करेंगे आज। संकेत लेके आइए एग्जैक्टली। अगर आप देखें, जैसे कि पहले हेमंत ने समझाया कि वॉल स्ट्रीट से बेहद शानदार संकेत हैं, SGX निफ्टी शानदार संकेत दे रहा है, तो उसको हम आज शानदार ट्रैजेक्टरी में रखेंगे। ग्लोबल संकेत बेहद शानदार। उसके बाद आते हैं, जरा वो संकेतों की प्लेट ले आएंगे साहब। थोड़ा आज अगर आप देखें विलंब हो रहा है, अब आ गया देखिए एक्सीलेंट, ग्लोबल संकेत एक्सीलेंट, FIs एक्सीलेंट। आज मैंने एक्सीलेंट की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि आंकड़े हर पैमाने पे बेहद शानदार हैं। DIs गुड और टेक्निकल और FNO सेटअप तो है ही शानदार। आइए FIs के आंकड़ों पर। कल बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि DIIs और FIIs दोनों को आप देखें खरीदारी करके गए। लगभग 625 करोड़ रुपए का कैश इस मार्केट में था जो स्टॉक्स को चेज कर रहा था। कैश में उनकी तरफ से बाइंग, ये अच्छा संकेत है। FIs ने नेट करीब 687 करोड़ रुपए की बाइंग करी। अब समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर्स 794 करोड़ रुपए का खरीदा और लगभग 10,831 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग गए, यानी निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर कल FIIs अच्छे क्वांटम में लॉन्ग गए हैं।
इंडेक्स ऑप्शन समझ लीजिए, वहां पे उन्होंने लगभग जो काम किया है उसके मुताबिक 320 करोड़ की बिकवाली करी है। अब समझ लीजिए क्या किया उन्होंने। लॉन्ग कॉल यानी तेजी की करीब 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, 6500 कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट पुट यानी मंदी, सॉरी ये तेजी। शॉर्ट पुट यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, शॉर्ट पुट यानी सीमित दायरे की गिरावट, वो करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। तो एफआईज ने इंडेक्स पे, कैश में और साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शन में काफी अच्छा खासा कामकाज किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने कल थोड़ी सी शॉर्ट्स ओपन करी है, माइट भी अपनी डिलीवरी को और इनफैक्ट पोजीशंस को हेज करने के लिए यह हुआ होगा। अब आइए अब निफ्टी के आंकड़ों पर। देखिए निफ्टी में पिछले 4 दिन में क्या हुआ है, बजट की स्पीच के बाद और बजट की स्पीच के दौरान क्या हुआ है। बेस हल्का सा शिफ्ट होकर ऊपर आ रहा है। आप देखिए कल 11,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, 22,000 शेयर घटे यहां पर। 11,100 की कॉल में 117 और 11,200 की कॉल में लगभग 138। हालांकि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पुट्स को देखना। आइए पुट्स पे। पहले जब सीरीज शुरू हुई थी 10,700 की पुट सबसे ज्यादा ओआई लेके खड़ी थी, वो अभी भी लेके खड़ी है। लेकिन आप देखिए पिछले 2-3 दिन में पुट राइटर का कन्विक्शन पहले 10,800 पे आया और कल अगर आप देखें 10,900 की पुट भी लगभग 2,93,000 बिकी है। अब क्या करें, देखिए अपने आंख कान खुले रखिएगा, इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है। लॉन्ग्स को होल्ड करिए, 10,950 के ऊपर शॉर्ट कतई भी नहीं रहना है, याद रखिए। अभी इनफैक्ट मैं हेमंत से बात भी करूंगा निफ्टी ये कल की पॉलिसी को लेकर, वहां पर क्या आता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से अगर आप देखें, न्यूट्रल के अप्रोच अगर यहां पर रखते हैं आरबीआई, तो शायद वो बाजार की पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दे। तो 10,950 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग्स को होल्ड करना है, फ्यूचर्स को होल्ड करना है। 11,010 के बाद मोमेंटम बढ़ सकता है, शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। ऐसे में आप पोजीशंस ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे अच्छा विकल्प होगा 11,010 के ऊपर 11,200 की कॉल को ऐड करना। वो एक सुरक्षित, आसान और अगर आप देखें कम रिस्क वाला कॉल होगा। अपनी पोजीशंस पे याद रखिएगा, इस बाजार का कॉन्फिडेंस है 10,900, उसका 50-60 पॉइंट का फिल्टर लेकर 10,840 एक सबसे महत्वपूर्ण एसएल के तौर पे काम करेगा। इसको देखकर अपनी पोजीशंस बनाएं। निफ्टी बैंक पर, अच्छा हिम्मत ये बताइए, निफ्टी बैंक पे बात करूं उससे पहले लग क्या रहा है माहौल पॉलिसी को लेकर? आप खुद ही जवाब दे देंगे। पॉलिसी में तो देखिए रेट कट का होप बना हुआ है। रेट कट नहीं भी होता है तो फिर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 5-6 दिन से, न्यूट्रल पर तो आएगा ही, और ये फैक्टर इन है भी देखिए काफी हद तक बाजार में। तो 25 बेसिस पॉइंट का कट भी अगर आता है तो भी एक बाजार में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए आप HDFC बैंक देखिए किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ICICI बैंक देखिए किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एक्सिस आपका ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है कल। RIL देखिए किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इन्फोसिस, TCS किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसकी बात आप हर रोज लगभग करते हैं। और ये सारे शेयर करीब 7 शेयर हैं जो 50% वेटेज रखते हैं बाजार पर, और ये सातों देखिए एक दिन छोड़कर चलते हैं। तो 11,000 की जो रेस है उसमें इन सब का योगदान है। और ये अगर हैवी वेट्स आज टिके रहते हैं और बढ़िया तेजी देखने को मिलती है, तो जो आपको SGX निफ्टी पर दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख सकता है। और अगर आज नहीं दिखेगा ना तो कल दिखेगा, जो रेट कट होगा, और कल सुबह फर्स्ट हाफ में होगा। तो जो लोग मंदी में बैठे हुए हैं वो अब डर गए हैं। एक तो पॉलिसी जो है वो प्रीपोन हो गई है, देखिए चाहे घंटों से ही आउटकम इसका पहले आएगा। हाँ, और दूसरा रेट कट के होप्स और आज बढ़ने ही वाले हैं, तो संकेत तो अच्छे हैं। लेकिन ये बताइए डेटा क्या बता रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर खुलता है तो फिर बढ़ेगा, लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहिए या रुक जाएं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें? देखिए 910, 920, 930 लॉन्ग का एक अच्छा क्लस्टर है, क्योंकि मैंने 840 अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया है। तो इस रेंज में डेफिनेटली लॉन्ग करूंगा, लेकिन 11,010 के ऊपर लॉन्ग भी करूंगा और वो कॉल भी लॉन्ग करूंगा 10-200 की, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आधार पर बहुत अच्छी कॉल होगी। आप 11,000 के ऊपर एक दिन क्लोज करा दीजिए, 11,200 हम कराएंगे। चलिए अगर ये क्लोज होता है ना तो फिर यहाँ से छोटी मोटी नहीं, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग। अच्छा एक चीज बताऊं हेमंत, कई लोग कहते हैं कि यार सेकुलर मूव नहीं है, मिड कैप नहीं चल रहा है। आपने जो स्टॉक्स का नाम गिना है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, यार आप देखिए ना अर्निंग्स के आधार पे कितने बेहतरीन स्टॉक। सही बात है। आपको और क्या चाहिए? ये दोषारोपण ना कीजिए कि निफ्टी के 5 स्टॉक चल रहे हैं, 6 स्टॉक चल रहे हैं, प्लीज। ये जून 2018 में हुआ है, 10,800 से 11,700 का सफर हमने इन्हीं स्टॉक्स के जरिए तय किया था। अच्छा खैर निफ्टी बैंक पे आते हैं। जैसे कि हेमंत ने कहा कि न्यूट्रल टू 25 बेसिस पॉइंट की कट की पॉसिबिलिटी है। देखिए 27,271 का स्तर यहां पर है, स्टॉप लॉस वही रहेगा 27,040 का, और माइट भी अगर आप देखिए उसको शफल करके थोड़ा सा आप ऊपर आ सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक नहीं बैठ रहा, 27,100 के आसपास। लेकिन याद रखिए बजट स्पीच का हाई था 27,500
30 के आसपास। वो अगर निकले इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी कुछ अच्छा करना चाहता है। और ऐसे में याद रखिए 14 फरवरी की इस मंथ की इस हफ्ते की नहीं, 14 फरवरी की 27,700 की कॉल लॉन्ग कर लीजिएगा और स्टॉप लॉस वही रहेगा करीब 27,340 के आसपास, अगर 27,534 निकलता है तो। और आज के लिए अगर ये नहीं निकल रहा है तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को वही 440 और करीब 480 के टारगेट्स के लिए रखिए आप। हेमंत, बिल्कुल। तो उस दिन बजट वाले दिन 10,980 से हम लौट आए थे और अब आप देखिए 11,000 के ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है। तो खुलते ही 11,000 का स्तर देखने को मिलेगा, ये तो बात पक्की है। वागले साहब से पूछते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से आज अप्रोच करने वाले हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए मार्केट पर क्या व्यू आपका। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरू। मुझे लगता है आज 11,000 के पार हम निकलेंगे। इनिशियल डेटा तो यही कहता है। सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। निफ्टी बैंक 27,000। चांसेस किसकी तरफ, प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो देखिए सब बोलेंगे सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या 11,000 के ऊपर बंद होने की है आज? थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन, आप तो मैं तो दमदार एक्सपर्ट हो ना, तो इसलिए दमदार क्वेश्चन आपसे पूछने पड़ेंगे। मैं तो एटर्नल बुल हूँ, लेकिन मैं वीरू जो कह रहा था कि अच्छे स्टॉक चल रहे, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। और वो सहमति जो नई वाली है वो क्या है कि अभी भी कल भी मुझे बेचने वाले स्टॉक ज़्यादा मिले। क्या पता अगर आज ब्रॉड बेस्ड रैली होगी। ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी सर, तो मिड कैप आपको एक्सीडेंट्स आज भी दिखाएंगे। और ये 30% नीचे वाले मिड कैप्स मुझे नहीं लगता सीएनबीसी आवाज पर किसी भी एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए होंगे। सुजलॉन, जेपी एसोसिएट्स, जहां एक्सीडेंट्स हैं, पीसी ज्वेलर, ये सारे स्टॉक्स हैं जो 11% नीचे हैं। इन्फीबीम, एसआरआई इंफ्रा, मुझे बताइए ये तो आप लोगों में से किसी एक्सपर्ट ने हमारे यहाँ तो कम से कम सजेस्ट नहीं करें, तो ये तो पिटने वाले हैं सर। और क्वालिटी हमेशा बढ़िया प्रदर्शन तो अगर ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है सर। ये जो आप कह रहे हो कि 11,250 और भाई साहब कह रहे हैं हमको, मुझे टेक्निकल समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे लेवल्स वही है। okay. अगर 11,000 के पास क्लोज हो जाता है तो 11,200-250 का टारगेट है, वो शायद आ भी जाए, बट वो सस्टेन नहीं होगा। फिर हम वापस 10,700-800 ये वाली 500-600 पॉइंट की रेंज में घूमेंगे। तो अगर आप फेब एक्सपायरी की बात करेंगे तो अगर 11,000 निकलता है तो सोच ये होनी चाहिए 11,300-400 तक वन वे जाएगा। इतना बुलिश मैं नहीं हूँ, 11,000 निकलेगा ऐसा मेरा मानना है आज। ऑलराइट। और स्टॉक्स में आज एक बाय है एक सेल है। बाय में है यूपीएल जो कल एक ब्रेकआउट देके गया लास्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में। कैसे कर और मुझे लगता है इसमें आज अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। मैंने इंट्राडे के तौर पे चुना है। 786 का स्टॉप लॉस होगा, 810 का टारगेट होगा। ऑलराइट। और एनबीसीसी मेरे लिए कल एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट है और ये मैं बेचूंगा। थोड़ा सा हल्का सा बाउंस बैक पे बेचे। 57 का स्टॉप लॉस, 2 से 3 दिन में मुझे लगता है ये 48 के टारगेट्स देके जाएगा। ऑलराइट, तो एनबीसीसी बेचें, यूपीएल खरीदें, ये 2 कॉल्स। और बाकी के एक्सपर्ट भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आज उनके कॉल्स क्या निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। सिर्फ चीनी कंपनियां ही नहीं बल्कि गैर चीनी कंपनियों को भी इथेनॉल प्लांट लगाने पर एक सॉफ्ट लोन सरकार देने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीनी और गैर चीनी कंपनियों को करीब 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन आज कैबिनेट में मिल सकता है। कैबिनेट की बैठक आज देर शाम होने वाली है। सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लक्ष्मण का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमने देखा। जो शब्द उन्होंने बजट से पहले बोले थे उन शब्दों का चुनाव जो है वो वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट की स्पीच में किया। तो आज हमारे एक्सक्लूसिव खबर यही है कि कैबिनेट की बैठक में चीनी सेक्टर और इथेनॉल सेक्टर के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। लक्ष्मण, आप बताइए क्या डिटेल्स हैं? इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ चीनी कंपनी ही नहीं बल्कि गैर चीनी कंपनी या फिर कहें कि कोई भी कंपनी अगर एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए सॉफ्ट लोन देगी। सॉफ्ट लोन का मतलब सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक चीनी कंपनी हो या फिर गैर चीनी कंपनी, उनको अधिकतम सालाना 6% ब्याज में छूट दिया जाएगा और इसलिए दिया जाएगा ताकि वो एथेनॉल प्लांट सस्ते में लगा सके। जो अनुमान है उसके मुताबिक करीब
12,000 करोड़ रुपए का कर्ज देना होगा चीनी कंपनियों, गैर चीनी कंपनियों को, और इससे करीब 1,300 करोड़ रुपए का कर्ज सब्सिडी के तौर पर सरकार अपने खजाने पर वहन करेगी। इसमें से करीब 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी सरकार पिछले जुलाई में ही मंजूरी दे चुकी है। अब अतिरिक्त मंजूरी देना चाहती है जिसमें चीनी और गैर चीनी कंपनियां भी शामिल होंगी। इसका प्रस्ताव फूड मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। फूड मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कल ही दोपहर में कैबिनेट के पास भेज दिया गया है और आज शाम जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, समझा जा रहा है कि उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसका मूल मकसद यह है कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। इसका सीधा सा फायदा कह सकते हैं कि एथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनियों को मिलने वाला है आज ही कैबिनेट के फैसले से। चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक और इसमें ये संभावित ऐलान, हेमंत, मैं दो शब्दों पे अगर आप देखें तो गौर कर रहा था। एक तो चीनी मिल और गैर चीनी मिल, इसमें क्या है ना, मैं क्या लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ, शुगर कंपनियां भी और वो जो कि एथेनॉल के लिए इंडस्ट्रियल सेटअप देता है प्राज। कितनी बड़ी खबर है इस सेक्टर की? बहुत बड़ी खबर है। और देखिए इसका इंतज़ार बाजार को काफ़ी समय से था। और देखिए हम ये क्या कहते थे कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है। चीनी की कंपनियां बिल्कुल सिक हो गई थी। उत्तर प्रदेश का अगर आपको चुनाव किसी भी पार्टी को जीतना है तो किसानों को वहाँ के खुश करना होगा, और वहाँ के किसान तब खुश होंगे जब वहाँ की इंडस्ट्री, चीनी मिल यानी सही तरीके से चलेगी, तो ये दिक्कत वहाँ पैदा नहीं होगी। तो सरकार ने एक रास्ता ये ढूंढा है कि नई पॉलिसी लाए। आपको याद होगा हम लगातार CNBC आवाज़ पर कहते थे कि ये बायोफ्यूल पॉलिसी जो बनी है ये गदर करेगी। और आप देखिए चीनी कंपनियों के कल नतीजे जो आए, बलरामपुर चीनी के, और मैनेजमेंट हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि हमें लगता है कि दरअसल उन्होंने सेम वर्ड्स में नहीं बोला लेकिन बोल दिया एक तरह से दबी जबान में कि हमारा शेयर अंडर वैल्यूड है। और आप देखिए कल नतीजों के बाद बलरामपुर चीनी में किस तरह की तेजी देखने को मिली। और ये 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो मिल रहा है, देखिए हालांकि ये गैर चीनी कंपनियां भी इसका फायदा उठाने वाली हैं, लेकिन इससे पहले देखिए क्या हुआ है। 6,000 करोड़ रुपए का हाल ही में अभी एक पैकेज का अनाउंसमेंट आया था। उससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज एक अनाउंस किया था। तो अगर इस बीजेपी के सरकार में किसी एक इंडस्ट्री को सबसे बड़े पैकेज दिए गए हैं तो वो फिर चीनी सेक्टर को दिए गए हैं, लेदर सेक्टर को भी दिए गए हैं पैकेजेस। तो पहले नंबर पर चीनी सेक्टर हो गया है अब इस पैकेज के आने के बाद, और दूसरे नंबर पर दरअसल लेदर सेक्टर के लिए पैकेज दिए गए हैं। तो देखिए बाटा आप देख रहे हैं किस तरह से ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। प्राज बढ़िया कंपनी है, इंडिया ग्लाइकोल भी आज भागता हुआ नजर आएगा, और चीनी कंपनियों के अब आगे दिन फिरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बलरामपुर चीनी के मैनेजमेंट ने कल हमसे क्या कहा था, आगे चलकर हो सकता है सरकार ब्लेंडिंग को भी बढ़ाए, और ये अभी ब्लेंडिंग 10% है। 10% इथेनॉल देश में है नहीं, और देखिए 10% इथेनॉल कैसे बने उसका प्रबंध सरकार कर रही है। कर्ज देकर इथेनॉल बनाएगी, पेट्रोल में मिक्स होगा, इससे हमारा वित्तीय घाटा भी घटेगा क्योंकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर है इस देश के लिए। इससे बढ़िया खबर दरअसल हो नहीं सकती अगर ये शुगर सेक्टर जो किसानों से सीधे सरोकार रखता है वो सॉल्व हो। तो हम बार बार कहते हैं ना कि किसानों को सीधा पैसा देना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को ठीक करिए ताकि इंडस्ट्री दरअसल किसानों की गन्ने जब वो लेकर जाए तो उनकी भरपाई सही समय पर करे। तो ये खबर दरअसल सेक्टर के लिए तो अच्छी है, ये किसानों के लिए अच्छी है, ये देश के लिए अच्छी खबर है। और देखिए आज मैं काम करता हूँ, इस सेक्टर का नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम शुगर से ई शुगर कर देते हैं, ठीक है? इथेनॉल शुगर कर देते हैं, क्योंकि ये इथेनॉल ही इसकी सबसे बड़ी स्टोरी है। ठीक बात है। तो ई शुगर आज से इसका नामकरण कर देते हैं। और पिछले 6-8 महीने से हमने कई बार इसको सेक्टर ऑफ द डे बनाया, स्टॉक ऑफ द डे बनाया, और कहा कि लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना कर देगा। 150 रुपए के टारगेट 60 रुपए पर हमने प्राज के लिए दिए थे, वो तो हासिल हो ही चुके। नीरज की टीम में आज भी स्टॉक 2020 में दोनों ही स्टॉक शामिल थे। तो वाले साहब, प्राज कल आपने कहा था बलरामपुर चीनी ऐसा हो नहीं कि टीम में 2020 में है और चले नहीं, तो 6-7% चल गया, तो बलरामपुर चीनी को छोड़ देते हैं। प्राज में ये बताइए, लंबी वाली आज की जो खबर है वो चीनी सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन प्राज के लिए और इंडिया ग्लाइकोल के लिए भी ज़बरदस्त है। हालांकि कल बलरामपुर चीनी के नतीजों के बाद इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, और ये भी हमने पहला सौदा में याद करिए पकड़ा था कि चीनी कंपनियों के अच्छे नंबर्स आए तो ये भी भागेंगे। इसके लिए आपके टारगेट्स क्या हैं? हेमंत, प्राज में तो मैं 180 के टारगेट्स मेंटेन करता हूं। ऑब्वियसली ये एक दो दिन या 1-2 महीने के नहीं है, 6 से 12 महीने का व्यू है। ये होगा कि 160 जैसे अटक के वापस 120 आया, ये वॉलेटिलिटी बनेगी, बट मुझे नहीं लगता अभी ये 110 के नीचे या 105 के नीचे जाएगा नहीं।
तो वो एक स्टेज, वो जो आप कहते थे ना कि बॉम्बे डाइंग जो 50 रुपए पे बताया था, जो एस्कॉर्ट्स नीचे के लेवल्स पर लोगों की वेल्थ क्रिएट करी, तो याद करिए हम चैनल पे लगातार यही कह रहे हैं कि ये आपका वेल्थ क्रिएटर है। बिल्कुल 180 तो 6 to 8 मंथ्स में भी 10 मंथ्स, 1 साल 1.5 साल की बात करें तो ये 202, इसका एक 2007 का 210 215 का हाई है, मुझे लगता है वो एक टेस्ट करेगा। अच्छा, आपने इंडिया ग्लाइकोल की बात की। जी सर। समाउ मुझे चार्ट्स में आज शायद चलेगा न्यूज़ पे, बट वो मोमेंटम नहीं दिखता है। बड़ी कंपनी दरअसल प्राज है, तो सीधा तो एक आध छोटी कंपनियां हैं जिसका हम नाम भी नहीं लेते हैं इस चैनल पर, दोनों लेकिन एक साथ, लेकिन दोनों जो ये 2 कंपनियां जो हैं ये बेटर हैं दरअसल। प्राज में मैं ये लेवल पे बाय करने को तैयार हूँ। इंडिया ग्लाइकोल में मेरे पास वो कन्विक्शन नहीं है। ठीक बात है। इनफैक्ट प्राज पे एक रिपोर्ट भी आई थी, वो मेरे ख्याल से फिलिप कैपिटल की थी, उसका टारगेट मैं कुछ देर में बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन अभी विषय को चेंज करके थोड़ा सा शुगर से, देखिए शुगर पे थोड़ी सी और बात भी कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा स्टॉक से न्यूज़ पे फोकस करते हैं, वो शेयर जिन पे आज खबरें हैं। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज जी बताइए। देखिए, पहले तो आपको नजर रखनी पड़ेगी जुबिलेंट फूड वर्क्स, जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, और इसमें सर मैनेजमेंट ने पलटी मारी। बोर्ड ने पहले कहा कि हम पैसा वसूलेंगे 0.25% बराबर सेल्स के रॉयल्टी लेंगे जुबिलेंट नाम के लिए, और ये दिन भर स्टॉक में धुआंधार बिकवाली कराई। उसके बाद 5:30 पौने 6 बजे के आसपास प्रेस रिलीज डाल के इसको कंफर्म कर दिया, लेकिन फिर दबाव पड़ा तमाम बड़े निवेशकों की तरफ से और ये फैसला एक तरीके से गलत दिख रहा था। तो 5 घंटे बाद फिर मैनेजमेंट ने तय किया कि नहीं, हम ये वसूली नहीं करेंगे, और एक फिर प्रेस रिलीज आई 10:56 के आसपास कि अब ये फैसला वापस लिया जाता है। तो ये दिन भर जो कल कांड हुआ है उसका रिवर्सल होता हुआ आपको दिखेगा, और आप अपनी गलती सुधारने की काम जो किया है जुबिलेंट फूड ने, तो वो आपको स्टॉक नज़र पर रखना चाहिए, अच्छी तेज़ी बनेगी इसमें। PVR को भी नज़र में रखिए। इन्होंने भी एक फैसला लिया, लेकिन इनका फैसला एक डिफरेंट मोड में है। इन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका में विस्तार योजना बनाई थी, जो इनको समझ में आ गया कि फिजिबल नहीं है और वहाँ बहुत ज़्यादा लागत आएगी, तो उन्होंने फैसला वापस ले लिया फिलहाल एक्सपेंशन का। ये भी एक अच्छी खबर है स्टॉक के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे खासतौर पर नजर रखिए। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में ये बात कही है कि जो माल्या साहब की संपत्तियां जब्त कर रखी हैं बैंक ने, उसको वो बेच सकते हैं, उसमें ईडी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, एक तरीके से एनओसी है। तो ये एसबीआई के और दूसरे जो कंसोर्शियम के बैंक हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब वो बिना हडल के उस प्रॉपर्टी को नीलामी कर सकेंगे। HPCL पर नजर रखिएगा। रिजल्ट आए हैं इसके कल, और रिजल्ट एक बार की देखने में आपको कमजोर लगेंगे, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट अच्छे हैं। जितनी उम्मीद बाजार कर रहा था उससे कहीं बेहतर उन्होंने दिया है, और GRM जो इन्होंने कोर दी है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है अदर देन एनी PSU IOC या BPC के मुकाबले। तो HPCL के रिजल्ट्स बाजार को पसंद आने चाहिए। IDFC फर्स्ट पर नजर रखिए। यहाँ नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैनेजमेंट ने आपको गाइड किया था, हमें बताया था कि अगले 1, 2, 3 क्वार्टर तक आपको मर्जर की वजह से नंबर्स खराब दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो खराब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है में ज़बरदस्त इजाफा किया है, डबल से ज़्यादा बढ़ा है। तो IDFC फर्स्ट को भी राइट पे रखिए। और DLF, इसके भी रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कमज़ोर हैं, लेकिन वास्तव में नतीजे बेहतर हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी फाइनेंस कॉस्ट को लगभग आधा कर दिया है, और जिस तरीके का NCR का मार्केट है उसमें भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो DLF पे भी नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक है जिस पर आपकी नजर आज साफ तौर पर रहने वाली है। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो नीरज ने जो सबसे पहला स्टॉक बताया जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये तो गजब हो गया अभी तो कल दिन में खबर CNBC आवाज़ पर आई कि ये लोग रॉयल्टी चार्ज करने वाले हैं, और एनालिस्ट कम्युनिटी हुई नाराज कि एक तो जुबिलेंट को रॉयल्टी लेने की ज़रूरत क्या है जब पिज़्ज़ा जो है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा के नाम से बिकता है और डंकिन डोनट्स उस नाम से बिकता है, तो इसमें तो जुबिलेंट का शब्द है नहीं। और उसके बाद शाम को जैसे नीरज बता रहे थे 5:50 पर कंपनी ने कहा नहीं, ये हम तो लेने वाले हैं। पहले इन्होंने कहा 58, फिर कहा 54, फिर कहा कुछ बदलवा। उसके बाद 10:26 पर कहाँ से समझ आई पता नहीं, किसी ने एडवाइस ही किया होगा, यही समझ में आ रहा है। और देखिए पूरा यू टर्न इन्होंने ले लिया है। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण से सबसे पहले समझते हैं इस पर अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस खबर को। वरुण बताइए, जुबिलेंट पर रिपोर्ट्स क्या हैं? देखिए, रॉयल्टी नहीं लेने का जो डिसीजन है वो ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी पसंद आ रहा है, और ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि ये काफ़ी सही डिसीजन है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया और 1780 रुपये के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि ये रॉयल्टी नहीं लेने का जो डिसीजन है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा।
इसके लिए आउट परफॉर्मर का कॉल है। वहीं डॉयचे बैंक ये भी कह रहे हैं कि अब जो रॉयल्टी का इशू था वो कोई कंसर्न नहीं है इस स्टॉक के लिए, और ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात है, और इसके लिए ये भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं स्टॉक पे, और 1700 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और दिग्गज CLSA ये भी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1600 रुपये के प्राइस टारगेट इन्होंने दिया। इनका कहना है कि जो रिवर्सल आया है इनके पूरे स्टैंड पे वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और देखिए जो ये रॉयल्टी लगाते थे वो तो होता था, लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो कि प्रोमोटर्स का इंटेंट जो क्लियर हो गया है कि अब ये रॉयल्टी नहीं लगाएंगे, ये सबसे बड़ा रिलीफ है, और इसके लिए CLSA खरीदारी की सलाह दे रहा है और 1600 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो तीनों ब्रोकर हाउस जो है वो इस स्टॉक पे खरीदारी की सलाह दे रहा है और इस डिसीजन से काफ़ी खुश है। बिल्कुल, आप तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने नाराज़गी दिखाई, और अगर ये इन्होंने फैसला नहीं लिया होता, कल देर रात 10:26 पर एक्सचेंजेस को ये सूचना नहीं दी होती, तो फिर आज जुबिलेंट फूडवर्क्स में बड़े फंड्स हो सकता है बेचकर निकल जाते। ये डर दरअसल मैनेजमेंट को साफ तौर पर चिंता में आ रहा था, और अब इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि बड़ा डिविडेंड क्यों ना आप दें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीवान साहब, कैसे देखा आपने इस हाई ड्रामा को? बड़े दिनों बाद इस तरह का ड्रामा देखने को मिला है किसी एक कंपनी में। हाँ, पर इस टाइप के ड्रामा से डर ही लगता है। 100% डर लगता है। ड्रामा ना हो मार्केट में तो बेहतर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए खास करके। बट आई थिंक जिसको कहते हैं बेटर सेल्स फाइनली प्रिवेल्स, तो सही है। जो करना चाहिए 1000 करोड़। हमने इसको सर हिंदी में बोला था सुबह। हाँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 1000 करोड़ की मार्केट कैप गंवाने की तैयारी थी 15 करोड़ कमाने के लिए, तो वो जो है ये कहीं भी लॉजिकल लग नहीं रहा था। कोई ऐसा ये तो कोई बड़ी ब्रांड ऐसी है नहीं कि टाटा हो या कुछ इस टाइप का हो कि जहाँ आपको लगता है कि बाकी समूह में भी है रॉयल्टीज, ऐसा नहीं है रॉयल्टी नहीं बिल्कुल है, बट कहीं जहाँ उसका मीनिंगफुल वैल्यू है। तो आई थिंक मार्केट इसको थोड़ा सा जल्दी भूलने की तैयारी कर लेगा कि भाई जो एक्सीडेंट होना था हो गया, इसमें जान बच गई। जान बच गई। एक्सीडेंट हुआ लेकिन कल, हाँ एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा बहुत इंजरी आई तो, लेकिन अब आगे निकल जाएगी। बागले साहब ने ना कल चार्ट्स पर देखकर ये एक्सीडेंट की भनक लग जाती है। ये गजब के चार्टिस्ट हैं। तो कल मार्केट में 9:50 के आसपास आपको पता था रैश ड्राइविंग हो रही है, ये एक्सीडेंट होने वाला है। हमने कल कहा। अच्छा, आप देखिए चार्ट है हमारे सामने, कहीं लग रहा है? अच्छा, कौन देखकर बता सकता है? दीवान साहब, तो क्या नाश्ते में क्या खा रहे हैं वाले समाज के? पिज्जा नहीं खा रहे, इतना पता है। पिज्जा तो इन्होंने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन जो लिया वो तो बरकरार है, लेकिन जो होना था कल हो चुका, 100% हो चुका। तो ये लेवल पे बेचना या वो मतलब नहीं बनता है। बॉटम तो बन चुका है कल, क्योंकि वो 1200 का ओवरडन था। हमने जो हमारे क्लाइंट्स को 1330 में बेचने को बोला था 955, बिल्कुल, तो वो तो बोनस हो गया, 1200 आ गया, तो लोगों को 50 रुपए मिले बहुत थे। अच्छा, अभी मैं कमेंट करूं कि इसके एक बार डायरेक्टर साहब से कहते हैं वो ग्राफ वाले वो सब बार वाले और सब दिखाइए, ताकि क्या है समझ में आए लोगों को कि हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो बाकी के ये चार्ट सिंपल तो सही हैं, लेकिन ग्राफ वाले चार्ट्स भी दिखाएं ताकि पता चले कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और आज उस कैंडल के ऊपर अगर जाता है, भाई साहब सही समझ रहा हूँ ना मैं आपकी लैंग्वेज, बताइएगा आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए आज के दिन 1330 वही लेवल है जहां पे हमने बेचा था, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 1330, हाँ, तो बहुत पॉजिटिव है। फिर ये 30-40 रुपए की वन वे मूव देगा, 1370 1375 का व्यू बैठेगा वो, लेकिन वो इंट्राडे कॉल होगा। लेकिन वहाँ वो 1330 का एक एरिया है जहाँ पर निकालना जरूरी है। 1330 निकलेगा तो होगा। तो अच्छा, हाँ। एक तबका बाजार का ये कहता है कि दीवान साहब कि ये इन्होंने ऐसा सोचा भी क्यों? ऐसे भी तो लोग होते हैं फंड मैनेजर्स कि यार आज नहीं तो कल ये फिर कुछ और भी कांड कर सकते हैं। देखिए सोचा तो, और एक्सचेंजेस को बताया, ऐसा तो नहीं है कि खाली मीडिया में हवाई बातें थी जो CNBC आवाज़ ने दोपहर में 1:30 के आसपास बताया, वो खबर आई तो इन्होंने सोचा, इन्होंने किया, फिर दबाव में फैसला वापस लिया। वो क्या निराश होंगे या भूल जाएंगे प्योरली? ये देखिए ट्रेडिंग मूव तो देगा, लेकिन इसको उसी चश्मे से फिर देखा जाएगा ये, या एक दाग ये दामन पर रहने वाला है? नहीं, ये एक मैनेजमेंट की नीयत और फितरत का अंदेशा तो लग ही जाता है। एग्जैक्टली। तो उसको आपको बैक ऑफ योर माइंड रखना ही पड़ता है जब भी आप कर रहे हो, खास करके इस टाइप के स्टॉक्स में वैल्यूएशन इतनी हाई सस्टेन नहीं होती। ठीक बात है। तो ये जैसे ही थोड़ी बहुत कहीं आंधी आएगी तो पहले गिरने में
आगे रहेंगे। सही है। सो पॉइंट इज कि ये आपको समझना, और जब हम रिजल्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैं कह रहा था रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है कंजम्पशन को लेके, तो ये आपको एक ट्रेडिंग मूव देगा। वैल्यूएशन तो आज भी बहुत महंगे हैं, सही तो उस लिहाज से गिरावट इसमें कभी भी आ सकती है। तो ये एक आपको बता देता है कि हाँ, ये मैनेजमेंट इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। आज चलो बला टल गई, लेकिन कुछ और उनके क्या इंटेंट, जुबिलेंट में जो जुबिलेंट लाइफ में दूसरा बिजनेस, उसमें डेट है, उसको शायद वो करना हो, पेयर करना, कुछ होंगे कंपल्शंस, बट यस यू आर राइट, वो थोड़ा सा दिमाग में जरूर रहेगा अगली बार भी जब आप। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात, और ये एस्पेक्ट भी सबको समझना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स जो हैं उनके शेयर धीरे धीरे करके प्लेज अब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक चीज है जो जरूर ध्यान में रखना चाहिए था कि एक्सीडेंट तो हुआ है, ये बात सही है, लेकिन आपने बहुत सही बोला, बस जान बच गई है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अगले साहब? इवन पिछले बुधवार को मुझे याद है आपने ये आइडेंटिफाई किया था, और वो 3 दिन में जो 1200 से 1402 या 1403 200 रुपए की जो मूव वन वे आई, ऐसे वाली मुंह अब नहीं आएगी 100%। अभी जो मुंह आएगी भी तो भी वो चौपी होगी, और हमको संभलना पड़ेगा, ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होगा। तो एक काम करेंगे, एक प्री ओपनिंग ट्रेड में सेटल होने के बाद इसके ऊपर फ्रेश व्यू भी लेंगे। तो पहला सौदा में इस पर एक बार फिर से हम इसको रिविजिट करेंगे। ध्यान रखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स ही नहीं, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, ये तीनों जो स्टॉक्स हैं वो आपके रडार पर आज जरूर वीरू होने चाहिए। लेकिन एक दामन पे दाग लगा है, उसको छुड़ाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। चलिए अब थोड़ा जुबिलेंट से बाहर निकल कर, जैसे कि हमने कहा कि देखिए 9-15 बात में कहते हैं ना, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, यही है ना आपके। आज थोड़ा सा मेरा शायराना अंदाज हेमंत भी चढ़ गया है ना, करना पड़ेगा ना वीरू, इतने बढ़िया बताइए वीरू, और अच्छा, नजर है। अच्छा, एक बार नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए 9-15 पे याद रखिएगा, जुबिलेंट फूड सबसे बड़ी स्टोरी होगी, तो इसको एक बार, और इनफैक्ट तीनों स्टॉक्स को एक बार टेक्निकल पहलुओं पे बात करेंगे कि कहाँ खुल रहे हैं, वहाँ से क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अब चलते हैं एक बार फिर से वरुण के पास। वरुण, आज अगर आप देखें कुछ बड़े नतीजे भी थे, और एग्जैक्टली वो नंबर्स कैसे रहे और उस पर हाउस व्यूज क्या है, ये बताइए एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले आपको एक एक करके नंबर्स बताता हूँ। और यहाँ टेक महिंद्रा, कल बाजार बंद होते समय ये नतीजे आए थे, ऑलमोस्ट 329 के आसपास नतीजे आ गए थे, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको शायद आज भी देखने मिलेगा, क्योंकि नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर थे। खासकर देखिए, मार्जिन्स में एक अच्छा खासा बीट देखने मिला, रेवेन्यूज में एक अच्छा खासा बीट देखने मिला, प्रॉफिट में अच्छा खासा बीट देखने मिला। एबिट मार्जिन जो है वो देखिए 15.35% से बढ़ के 16.1% पे आए हैं, और एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखें तो ये तो 4 साल के हाईस पे पहुंच गए, करीब 19.3% के आसपास। खासकर जो टेलीकॉम का कारोबार है वहाँ बेहतर डील विंस के चलते कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, और ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी काफ़ी बुलिश है इस काउंटर पे। अब आते हैं अगला काउंटर, वो है शोभा। इस कंपनी ने वैसे तो बता ही दिया था कि इस कंपनी का ये क्वार्टर जो है उसमें सेल्स थोड़े कमजोर रहे हैं, तो नतीजे भी वैसे ही देखने मिले। रेवेन्यूज में हालांकि 20% के आसपास का जंप है, जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू है उसमें केवल 7% का जंप है, लेकिन जो कोर रियल एस्टेट के रेवेन्यूज है वहाँ 30% का जंप देखने मिला, उससे कंपनी को मदद मिली है। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो गिरे हैं, 21.2% से गिर के करीब 20% के आसपास आए हैं, मुनाफे में करीब 14% के आसपास का जंप देखा गया है। अगला है टोरेंट पावर। तो इस कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े हद तक कमजोर है। देखिए, रिन्यूएबल बिजनेस जो है वहाँ से मदद मिली, जिसके कारण मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, करीब 14% के आसपास की बढ़त है, लेकिन मार्जिन जो है वो कुछ हद तक कमजोर हुए हैं, 28% से गिर के करीब 22.6% पे आए हैं। हालांकि लोअर टैक्सेस के कारण ये जो मुनाफा है वो बढ़ा है। अब आते हैं रिलायंस इंफ्रा पे। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको नतीजे अच्छे लगेंगे, लेकिन देखिए कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है करीब 850 करोड़ के आसपास का, तो उसका इंपैक्ट भी कंपनी के कारोबार में देखने मिला है। रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं, मुनाफा जो है 301 करोड़ से बढ़ के करीब 325 करोड़ के आसपास आया है। एक आखिरी बता देता हूं, टाटा केमिकल्स। तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो कमज़ोर है, खासकर अक्रॉस द बोर्ड आपको कमजोरी देखने मिलेगी, और खासकर जो मार्जिन है वो काफ़ी गिरे हैं, 20.7% से गिर के करीब 16.6% के आसपास आए हैं। और देखिए, रेवेन्यूज़ करीब 12% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है उसमें 23% के आसपास की गिरावट आई है, 346 करोड़ से घट के ये करीब 266 करोड़ के आसपास आया। तो टाटा केमिकल से कमज़ोर नतीजे देखे गए। ऑलराइट, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो आपको अभी अभी शेयर बताए गए हैं नतीजों के लिहाज से, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई हैं, खासतौर पर टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा ने जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही गजब की दिखाई है। ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, पर नतीजे तो अभी अभी वरुण ने आपको बताए भी। CLSA ने 720 से लक्ष्य बढ़ाकर 810 का कर दिया है। सुबह में भी आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। प्रकाश दीवान साहब और संदीप वागले जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हम हाजिर होंगे।
कल बाजार बंद होने के बाद क्योंकि नतीजे आए, तो आज शुगर सेक्टर पर रखिएगा नजर। ये सेक्टर ऑफ द डे बनने का दमखम रखता है क्योंकि नंबर सब अच्छे आने शुरू हुए हैं। प्योर चीनी का प्ले नहीं रही, ये अब इथेनॉल का प्ले भी हो गई है और वो सबसे महत्वपूर्ण प्ले है जिस पर सरकार की फोकस है। तो इन कंपनियों के ऊपर आपकी नजर साफ तौर पर होनी चाहिए। बलरामपुर नंबर्स का इम्पैक्ट रहा, दोनों देखिए 5.5 से 6% भागे। उत्तम शुगर में भी अच्छी तेजी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 10% से ज्यादा भागा है।